दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुबई की किस्मत बदलने की शुरुआत सिर्फ 440 रुपए से हुई थी। 1937 में दुबई भी ब्रिटिश के कंट्रोल में था और ब्रिटिश इंडिया की तरह यहाँ पर भी इंडियन करेंसी यूज होती थी। ब्रिटिशर्स को दुबई की स्ट्रैटेजिक लोकेशन ट्रैवल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रही थी, क्योंकि ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया के सेंटर में मौजूद था। ब्रिटिश इंपीरियल एयरवेज दुबई के समंदर में फ्लाइंग बोट्स की बेस बनाना चाहते थे और उन्होंने दुबई के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। लॉन्ग रेंज एम्पायर फ्लाइंग बोट्स यूके से दुबई के समुद्र में लैंड करती थी और फिर रिफ्यूलिंग के बाद इसे ब्रिटिश इंडिया और एशिया के बाकी हिस्सों में भेजा जाता था। इस बेस का मंथली रेंट सिर्फ 440 रुपया था। कौन जानता था कि कुछ ही सालों के बाद ये दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एमिरेट्स एयरलाइन को किस मुश्किल से किस घड़ी में बनाने का फैसला किया गया और आखिर एक छोटी सिटी से अर्बन वाली ये एयरलाइन इतने कम वक्त में पूरी दुनिया के सबसे बड़ी एयरलाइन कैसे बन गई, इन सभी चीजों को आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1950s में दुबई के रूलर शेख राशिद बिन अल मखतूम को अच्छी तरह मालूम था कि उनके पास ऑयल के जितने रिजर्व्स हैं वो सिर्फ 30 से 40 साल ही चल सकते हैं। उनको जल्दी ही कोई अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना था। उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स दुबई की लोकेशन को इस्तेमाल करके अपनी एयरलाइंस को एक स्टॉप ओवर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके बदले दुबई को स्मॉल रेंट मिलता है। यही देखते हुए 1959 में दुबई के रूलर ने दुबई के एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन का फैसला लिया। 1960 में दुबई एयरपोर्ट पहली बार लॉन्च किया गया तो इसमें सिर्फ एक एप्रन, एक छोटा टर्मिनल और एक रनवे होता था। वो भी मजबूत नहीं बल्कि रेत को कंप्रेस करके बनाया गया था। इस रनवे पर सिर्फ छोटे ही डॉगलस DC-3 जैसे एयरक्राफ्ट ही लैंड करते थे। 1965 में प्रॉपर मेटल रनवे बनाने के बाद दुबई एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला पहला जेट एयरक्राफ्ट मिडल ईस्ट एयरलाइंस का कॉमेट था। हर साल दुबई के रूलर एयरपोर्ट में नई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ फैसिलिटीज भी रखने लगे। 1969 तक यहाँ 9 एयरलाइंस चल रही थी जो 20 डेस्टिनेशन तक जा सकती थी और 1980 तक ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तब्दील हुआ, जहां एयर इंडिया, कैथे पैसिफिक, सिंगापुर एयरलाइंस और मलेशियन एयरलाइन जैसे नाम रिफ्यूलिंग करने के लिए रुकते थे। दुबई से पहले इस रीजन में तमाम फ्लाइट्स पाकिस्तान के कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग करने के लिए रुकती थी और देखते ही देखते दुबई ने कराची एयरपोर्ट की सारी ट्रैफिक अपने तरफ अट्रैक्ट कर ली। दोस्तों, 1980s के दौरान दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम उस वक्त दुबई के डिफेंस मिनिस्टर थे। उनको गुल्फ एयर के ऑफर करते हैं कि वो सिर्फ ये कहे कि गुल्फ एयर दुबई की ऑफिशियल एयरलाइन है, इंटरनेशनल एयरलाइन है। इससे गुल्फ एयर को इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगी और उससे दुबई को भी काफ़ी फायदा होगा। बदले में दुबई को गुल्फ एयर के 50% स्टेक्स मिलेंगे। लेकिन शेख राशिद इस ऑफर को रिजेक्ट करते हैं। इस रिजेक्शन के बाद गुल्फ एयर ने दुबई जाने वाली तमाम फ्लाइट्स को ही बंद कर दिया। गुल्फ एयर के इस फैसले से दुबई के इंटरनेशनल स्टॉक ओवर को भारी नुकसान पहुंच रहा था। यही वो वक्त था जब शेख राशिद ने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लिया। खुद की एयरलाइंस एमिरेट्स का लॉन्च करने का इरादा किया। उस वक्त एक बोइंग 737 की प्राइस $25 मिलियन थी और साथ में पायलट्स, क्रू और इंजीनियर्स भी ट्रेन करने थे, जिसमें अलग से पैसे लग रहे थे। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो दुबई को एक नई एयरलाइन के लिए कम से कम 6 से 7 करोड़ डॉलर्स का खर्चा करना था। यहाँ पर शेख राशिद एक स्मार्ट मूव खेलते हैं, जो कि पाकिस्तान से मदद मांगते हैं। जो इंटरनेशनल एयरलाइन PI ने दुबई को 2 बोइंग 737 और 300 लीज पर दी। इन जहाज़ों पर एमिरेट्स की ब्रांडिंग की गई, जबकि रियलिटी में पायलट्स, क्रू और इंजीनियर्स सब पाकिस्तान का था। इन प्लेन्स को तो एमिरेट्स के नाम से चलाया जा रहा था, लेकिन मैनेजमेंट सारी PIA की थी और इस काम के बदले शेख ने PIA को $1 करोड़ पैसे दिए। अब जिस काम में 7 करोड़ रुपयों का खर्चा आ रहा था, वही अब इस काम में सिर्फ 1 ही करोड़ का खर्चा आ रहा था। एमिरेट्स की पहली फ्लाइट 25 अक्टूबर 1985 को दुबई से कराची तक गई। इसके बाद दिल्ली, मुंबई, ओमान, कोलंबो और कायरो, इजिप्ट तक को भी शामिल किया गया। एमिरेट्स के पहले साल ही 2,60,000 पैसेंजर्स ने सफ़र किया और इसी एक ही साल के अंदर इन्होंने वो अपना 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी बाहर निकाला। अब आता है साल 1999 और हमें गुल्फ वार देखने को मिलता है, जहां बाकी सारी एयरलाइंस ने मिडल ईस्ट के ऑपरेशंस बंद कर दिए थे। वही एमिरेट्स का ये मौका अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहते थे। गुल्फ वार के आखिरी 10 दिनों में मिडिल ईस्ट या अरब कंट्रीज के दरमियान अगर कोई एयरलाइन अच्छे से ऑपरेट कर रही थी तो वो कोई और नहीं बल्कि एमिरेट्स ही थी।
नए पैसेंजर्स ने एमिरेट्स में वो फैसिलिटीज़ भी पाई जिसके लिए दूसरी एयरलाइंस एक्स्ट्रा चार्ज कर रही थी। इंटरनेशनल पैसेंजर्स के साथ साथ दुबई की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी ने भी एमिरेट्स की एयरलाइन की सक्सेस को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया। एमिरेट्स की सक्सेस के पीछे सिर्फ उनकी मार्केटिंग और शानदार सर्विस ही नहीं, बल्कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी भी है जिसको उन्होंने कई सालों तक दुनिया से छुपाए रखा था। एयरबस A380 आज दुनिया का सबसे बड़ा कॉमर्शियल जेट है जो एक वक्त में 850 पैसेंजर्स आसानी से उठा सकता है। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जब एयर फ्रांस ने A380 को रिटायर करने का फैसला लिया तो इस बात पर एमिरेट्स के CEO ने कहा कि एयर फ्रांस को 10 एयरबस A380 कभी खरीदने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि इन जायंट एयरबस से एक कॉमन प्रॉब्लम भी छुड़ी हुई है, वो है इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट। एमिरेट्स के पास 119 A380 है। आज एयरबस 1380 की कीमत लगभग $450 मिलियन है, जो कि दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव कमर्शियल जेट माना जाता है। इन सब की मेंटेनेंस के लिए उन्होंने अपना इन हाउस यूनिट बना रखा है। इनके स्पेयर पार्ट्स भी सेम और एक ही साथ मंगवाए जाते हैं, जिससे एमिरेट्स की बहुत ही अच्छी तरह से सेविंग होती है। जहां बाकी एयरलाइंस थर्ड पार्टी ऑपरेटर से अपने जहाज़ों की मेंटेनेंस देखने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, आज एमिरेट्स दुनिया का सबसे बड़ा एयरबस A380 का ऑपरेटर है, बल्कि बोइंग 777 की कलेक्शन में भी पहले नंबर पे आता है। एयरबस A380 की दुनिया में जितने भी यूनिट्स मौजूद है उनका 50% सिर्फ एमिरेट्स ही ओन करता है। लास्ट ईयर 2023 में एमिरेट्स एयरलाइंस ने $3 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया था, जिसका सारा क्रेडिट शेख राशिद अल मखतूम को दिया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।